एक ऐसे आदमी जो 36 साल तक प्रोटेक्टेड लोगों में से थे, उनके घर से बंकर तक नीचे जाने के लिए एक लिफ्ट थी जिनसे इनको 5 मिनट लगते थे। थाउजेंड्स ऑफ गार्ड्स, 3 लेयर सिक्योरिटी, यानी एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टारगेट। लेकिन 28 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा हुआ कि उनके ऊपर 30 से ज्यादा मिसाइल्स गिरा दिए गए और ये सब नतीजा था 10 साल की प्लानिंग का। आज मैं बताऊंगा कि ये सब कब, क्यों और कैसे हुआ। एक ऐसी स्टोरी जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said in his televised address this morning that the U.S. should know Iran is not one to surrender. He warned a U.S. military incursion would result in damage and Iran will stand firmly in the face of imposed war. जब खामेनेई ईरान में पावर में आए तब डेडली गेम शुरू हो गया। इजरायली इंटेलिजेंस ईरान के साइंटिस्ट्स को मारते थे और खामेनेई नए साइंटिस्ट्स को अपॉइंट करते थे। इजरायली बॉम्बर्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करते थे और खामेनेई प्रोग्राम को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे। बेसिकली एक कंप्लीट डेडलॉक सिचुएशन। न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो हो रहा था लेकिन खत्म नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक खामेनेई और उनके लीडरशिप जिंदा थे तब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम रिबिल्ट होता रहेगा। लेकिन 31 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। तेहरान के शोराबाद वेयर हाउस में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डिस्क्स मौजूद थे, 1/2 टन डाटा। और उसी रात मोसाद ने बुलेटोर से सेफ्स काटे और सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रक में लोड करके इजराइल पहुंचा दिए। ये डॉक्यूमेंट्स की डकैती इजरायली वॉर कैबिनेट को रियलिटी चेक दे गया। इससे उनको पता चला कि जब तक खामेनेई और उनके कोर टीम मेंबर जिंदा है तब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खत्म करना नामुमकिन है। और इसी मूवमेंट से इजराइल का स्ट्रेटेजिक फोकस बदल गया। अब टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स नहीं थे, अब टारगेट में आए ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली आयतुल्लाह खामेनेई। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो इजराइल को पहले ही समझ में आ गई कि ये कोई ऑर्डिनरी टारगेट नहीं है, ये ईरान के सिंबल है। इसीलिए अगर इनको ऐसे ही मार दिया जाए तो इंटरनेशनल क्राइसिस शुरू हो सकते हैं और फुल स्केल वार का रिस्क रहता। इसीलिए वो यूएस के सपोर्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि यूएस के सपोर्ट के बिना ये एक्शन लेना नामुमकिन था। तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने 2 काम कंटिन्यूअसली किए। फर्स्ट, ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन, यानी रियल टाइम लोकेशन डाटा, मूवमेंट पैटर्न, सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट, बंकर एक्सेस रूट्स, सब कुछ कंप्लीट सर्विलेंस का एक मैसिव नेटवर्क बना दिया। सेकंड, डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन, पूरे दुनिया को कन्विंस किया कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से डेवलप कर रहा है। सबूत जमा किए, पॉलिटिकल बैकिंग ली और ये दोनों काम वो 10 साल से कर रहे थे। और ये सब पॉसिबल हुआ इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी मोसाद के एजेंट्स ईरान में ऑपरेशन करते थे, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन स्मगल किए, कैमराज हैक किए और सैटेलाइट्स को एक्टिव किया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड। ये 30 एकर्स का एरिया था, 620 मीटर्स वाइड और 770 मीटर्स लॉन्ग। और इसी कंपाउंड में खामेनेई रहते थे। इसमें 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी। आउटर मोस्ट लेयर 500 मीटर्स रेडियस में थी, जिसमें वलीय AMR गार्ड्स रहते थे जो डायरेक्टली खामेनेई को रिपोर्ट देते थे। मिडिल लेयर 350 मीटर्स रेडियस में थी, जिसमें सेकंड सिक्योरिटी फोर्सेस थी। और इनर मोस्ट लेयर में बिल्डिंग्स थी जिनको प्रोटेक्ट करते थे अंसर अल मेहदी, मतलब रैपिड रिएक्शन यूनिट्स और टॉप टियर सिक्योरिटी थी। और ये सब कुछ सरफेस लेवल का था, लेकिन इनके पास अंडरग्राउंड बंकर था जहाँ पहुँचने के लिए इनको लिफ्ट रखी गई थी और उस लिफ्ट में इनको 5 मिनट्स लगते थे। ये एक 5 किलोमीटर नेटवर्क टनल था जो पूरे तेहरान में फैला था। 8 एंट्री एग्जिट गेट्स थे, पार्किंग गैरेजेस, स्कूल्स, मॉस्क्यूज, हॉस्पिटल्स, सबके नीचे सीक्रेट गेट्स थे। खामेनेई के कमांड पोस्ट शाहिद शोरीदे मेडिकल सेंटर के नीचे था। अब इसमें खामेनेई को ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन इजराइल ने मल्टीलेयर्ड अप्रोच किया। ह्यूमन एजेंट्स, मेंटेनेंस स्टाफ, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, क्लीनर्स इन्फिल्ट्रेट किए। पेगासस स्पाईवेयर से गार्ड्स और ऑफिसर्स के फोन एक्सेस किए, रूट मैपिंग की, हैकेड कैमरा से फुटेजेस ले रहे थे और इजरायली सैटेलाइट्स ओफेक 13 और ओफेक 16 रेगुलरली मॉनिटर कर रही थी। यूएस के KH-11 सैटेलाइट्स 500 to 600 किलोमीटर से डिटेल्स कैप्चर कर रहे थे और ऑरेंज सैटेलाइट वॉकी टॉकी और कम्युनिकेशन को ट्रैक करता था। सब डाटा CIA's पाइन गैप फैकल्टी में ऑस्ट्रेलिया के एक डेजर्ट में प्रोसेस होता था। फिर आया AI, प्लानेटरीज मार्विन सिस्टम विद क्लाउड AI एम्बेडेड। 10 साल का कलेक्टेड डाटा 90 मिनट्स में 98.7% एक्यूरेसी से पैटर्न एनालाइज किए, वॉकिंग स्टाइल, बॉडी पोस्चर, ड्राइवर्स का रूटीन, सिक्योरिटी शिफ्ट, सब कुछ एनालाइज किया। इतना सब कुछ करने के बाद अब इनके सामने बस एक चैलेंज था,
उस टाइम बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और बाइडेन डायरेक्टली ईरान पर एयर स्ट्राइक्स नहीं करना चाहता था और अप्रैल 2024 में बाइडेन ने इसराइल को वार्न भी किया, लेकिन नवंबर 2024 में ट्रंप इलेक्शन जीत गया और ज्यूइश बिलियनियर मरियम एडल्सन ने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में मेजर फंडिंग दी थी। जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ट्रंप प्रो इसराइल डोनर्स को खुश करने के लिए ईरान पर हमला कर सकता है और फिर ऐसा ही हुआ। 13 जून 2025 ऑपरेशन राइजिंग लाइन स्टार्ट हुआ। जॉइंट एयर स्ट्राइक्स ईरान पे की गई, लेकिन ट्रंप ने अभी खामेनेई को एलिमिनेट करने से मना कर दिया था। नवंबर 2025 में नेतन्याहू डिफेंस मिनिस्टर, मोसाद चीफ और आईडीएफ इंटेलिजेंस के हेड की मीटिंग हुई और डिसीजन फिक्स किया गया कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में खामेनेई को एलिमिनेट कर देंगे। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर कातज ने फिर कंफर्म भी किया। अब सब कुछ था, इंटेल था, प्लान था और पॉलिटिकल सपोर्ट भी था, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, रियल टाइम कंफर्मेशन। मतलब खामेनेई जी की मीटिंग कब और कहां होगी। अब ये इंटेल यानी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन 23 फरवरी 2026 को आ गई। खबर ये आई थी कि 28 फरवरी 2026 को रात में खामेनेई अपने 40 टॉप ऑफिसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग रखने वाले हैं बैत रहबरी में पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड के अपर एरिया में। ये इसराइल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि एक ही जगह और एक ही टाइम पे सारी लीडरशिप मौजूद थी। लेकिन 27 फरवरी 2026 को और दो इम्पोर्टेंट खबरें आई। पहली कि मीटिंग नीचे बंकर में नहीं अपर एरिया में होगी। दूसरी कि मीटिंग रात को नहीं मॉर्निंग में होगी। ये दोनों न्यूज इसराइल के लिए गेम चेंजर थे और उसी दिन 3:38 पर ट्रंप को अप्रूवल देना पड़ा कि तुम ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो और अब काफी टाइम भी था प्रिपरेशन के लिए। 28 फरवरी 2026 सुबह के 7:30 बजे इजरायली फायर जेट्स F-35 और F-15 नेवेतम एयरबेस से टेक ऑफ करते हैं। यूएस जेट्स पर्शियन गल्फ के बेसिस से पेस्टर स्ट्रीट के मोबाइल टावर्स को जैम कर देते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन रुक जाती है। लेकिन और एक बड़ा चैलेंज था ईरान का एयर डिफेंस। रशियन मेड S-300 और बवार 373 मिसाइल सिस्टम, जिसकी वजह से मिसाइल का अंदर पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन इसराइल को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए जब ये सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था तभी इसके यूनिट 8200 ने इस सिस्टम में मालवेयर एम्बेड किया था। फिर सुबह 7:50 पर इजराइल के जेट्स एंटर हुए, मालवेयर एक्टिवेट हो गया तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार हो गया। ईरान के रडार स्क्रीन्स ब्लैंक हो गए, टारगेटिंग कंप्यूटर्स में ग्लिच आ गया और कमांड सेंटर भी डाउन हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूएस नेवी EA-18G एयरक्राफ्ट पर्शियन गल्फ से पावरफुल जैमिंग सिग्नल्स रिलीज कर रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ईरान के सारे सिस्टम में ग्लिच आ गया और जो ड्रोन्स पहले स्मगल किए गए थे वो एक्टिवेट होके S-300 और बवार 373 एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने लगा। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पैरालाइज हो गया। सुबह के 9:40 पर पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड में खामेनेई और 40 ऑफिसर्स मीटिंग में है। इजरायली कैमराज सब कंफर्म कर रहे हैं। बॉम्ब्स ड्रॉप हुए और मिसाइल्स लॉन्च हुए। 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइल्स एटमॉस्फेयर में भेजे जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर से 90 डिग्री एंगल पे हाइपरसोनिक स्पीड में बैत रहबर बिल्डिंग में हिट हो जाते हैं। उसके बाद बिल्डिंगें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। उनमें जो ऑफिसर्स थे वो भी शहीद हो जाते हैं और आयतुल्ला अली खामेनेई भी शहीद होते हैं। उनके साथ साथ उनकी बेटी, उनका दामाद और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी शहीद होते हैं। सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशीद। ऐसा लग रहा था कि 2026 में हम करबला देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से मुज्तबा खामेनेई, जो कि आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे थे, वो बच जाते हैं, लेकिन वो भी इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो मीटिंग से पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। और इसमें सबसे ज्यादा शर्मनाक खबर ये थी कि आयतुल्ला अली खामेनेई के इनर सर्कल में ही कोई इजराइल के साथ कोऑपरेशन में था, क्योंकि इतना एक्यूरेट मीटिंग टाइमिंग और लोकेशन इंटेल सिर्फ इनसाइडर ही दे सकता था। तो कौन था वो इनसाइडर जिसने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी? ये अभी भी मिस्ट्री है और मेजर क्वेश्चन है। लेकिन जो क्लियर था वो ये था कि ये अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन था। 10 साल की प्लानिंग थी, पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी और एक मोमेंट में कंप्लीट गेम चेंज कर दिया गया। अगर आपको ऐसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर के बारे में जानना हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। हाय गाइस, आई होप आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। ये मैंने नीतीश राजपूत के डॉक्यूमेंट्री से ली है, तो आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, डीप इंफॉर्मेशन है। ये अभी मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह आगे चलकर हम लॉन्ग डॉक्यूमेंट्रीज विद डीप इंफॉर्मेशन बनाएंगे।